हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम 200 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। 100 एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 2 पार्ट्स में, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियोज़ देख लें। तो आज का ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम 101st एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं, उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101st, दैट इज डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। जो क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज के बीच की रिलेशनशिप है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? करंट रेशो? नहीं। एब्सल्यूट लिक्विडिटी रेशो? नहीं। उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो मतलब कि क्विक रेशो। जो क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की रिलेशनशिप है उसे हम क्विक रेशो भी बोलते हैं, उसे हम एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102nd, when the concept of ratio is defined in respect to the items shown in the financial statement it is termed as। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जो आइटम्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कौन से आइटम, जैसे करंट एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए, करंट लाइबिलिटीज़, है ना। तो जब हम उन आइटम्स को, ठीक है, रेशो की फॉर्म में शो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? हम अकाउंटिंग रेशो बोलते हैं, फाइनेंशियल रेशो बोलते हैं, कॉस्टिंग रेशो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन, द टर्म अकाउंटिंग रेशो इज यूज टू डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन फिगर्स shown in the balance sheet, in a profit and loss account, in a budgetary control system और in a part of accounting organization। तो ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, अकाउंटिंग रेशोज़ की, तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है जे बेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स। दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स की रिलेशनशिप, ठीक है, दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्योर रेशो में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, रेट और टाइम में भी कर सकते हैं। मतलब क्या आ जाएगा आंसर? ईदर ऑफ द अबव। ठीक है, दो फाइनेंशियल वेरिएबल, जैसे कि कोई चीज़ है ए, उसकी वैल्यू दी है 100, बी उसकी वैल्यू दी है 50, ठीक है। तो ये क्या हो गए? दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स हो गए। इनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? राइट, इनको हम प्योर रेशो में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट और टाइम में। रेट और टाइम जैसे हम कहते हैं कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इस तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, लिक्विडिटी रेशोज आर एक्सप्रेस्ड इन। लिक्विडिटी रेशोज़ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो लिक्विडिटी रेशोज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं प्योर रेशो फॉर्म में। बाय द वे, लिक्विडिटी रेशोज़ कौन सी होती हैं? लिक्विडिटी रेशोज़ होती हैं करंट रेशो, ठीक है, एब्सल्यूट लिक्विडिटी रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेशो एनालिसिस। इनमें से कौन से स्टेटमेंट रेशो एनालिसिस के रिगार्डिंग करेक्ट है, ट्रू है? ऑप्शंस हैं, रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस, बिल्कुल हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है, रेशियो एनालिसिस इज नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। तो उसने यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेशियो एनालिसिस है वो बिजनेस के वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल नहीं है। तो ये हो गया गलत, बिकॉज रेशियो एनालिसिस है जो, उससे हम अपने बिजनेस के वीक स्पॉट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, बिल्कुल है। इससे हम देखते हैं कि आगे के फाइनेंशियल प्लान्स हम कैसे करने हैं, फोरकास्टिंग, ठीक है, मतलब ये उसमें हेल्पफुल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, डी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ए रेशो मे बी टेकन एज। जब हम कोई रेशो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें कौन सा प्रॉफिट ले सकते हैं? ऑप्शंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम रेशो कैलकुलेट करते हैं रेशोज में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रेशो कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसी हिसाब से हम अपना प्रॉफिट है जो वो ले लेंगे। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में से इनमें से कौन कौन सी रेशो आती हैं? तो फर्स्ट है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, ये भी आती हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, ये नहीं आती। देखिए जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ कौन सी होती हैं, जैसे होगी हमारी ग्रोस प्रॉफिट रेशो होगी, नेट प्रॉफिट रेशो होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होगी, राइट। तो होगी वो होगी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ कौन सी होती हैं, जैसे मैं बोल दूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो होगी, ठीक है, तो वो हो जाती हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में। नेक्स्ट है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आर बेस्ड ऑन, जो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होती हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है? तो मैंने क्या बताया आपको, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में कौन सी रेशो आती है, जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशो होगी, नेट प्रॉफिट रेशो होगी, है ना। तो ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है, सेल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एज, अब जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल बोल सकते हैं, ग्रोस मार्जिन टू नेट सेल्स ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन कैलकुलेटिंग ग्रोस प्रॉफिट रेशो, जब हम ग्रोस प्रॉफिट रेशो को कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तब हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, राइट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने इसमें क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अच्छा और क्या है इसमें, एक चीज़ और, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। उसके बाद अगर हमने ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है ग्रोस प्रॉफिट। और अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करनी है तब हम क्या करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रोस प्रॉफिट को रख देंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे सेल्स से, ठीक है, इनटू 100, तो ये आ जाएगी हमारी ग्रोस प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112, वाइल कैलकुलेटिंग ग्रोस प्रॉफिट इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन। अच्छा अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, देखिए जब हमें ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, उसमें से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना तब हम क्या करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट में उसे माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो ऑप्शंस क्या हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रोस प्रॉफिट बाय एडिंग इंटरेस्ट टू इट, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। नेक्स्ट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रोस प्रॉफिट बाय एडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड बाय, ये मैंने आपको अभी बताया है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो है जो, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रोस सेल इंटू 100, नेक्स्ट है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100, या नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रोस सेल इंटू 100। देखिए ये तो होगा ही नहीं बिकॉज नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब रह गए इन ये दो, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रोस सेल आएगा या फिर नेट सेल आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेट सेल्स, क्योंकि हम वो सेल्स लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम सेल रिटर्न माइनस कर लेते हैं। जैसे हमें टोटल सेल दी हुई है, ठीक है, जैसे हमें टोटल सेल दी हुई है 3 लाख, ठीक है, और सेल्स रिटर्न दी है, सेल्स रिटर्न दी है मान लीजिए 50,000, ठीक है, तो हम नेट सेल्स लेंगे, नेट सेल्स क्या होगी हमारी इस केस में 2,50,000, राइट, 2,50,000। तो जब हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में हम सेल्स कौन सी लेंगे, ये वाली सेल लेंगे, नेट सेल। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, गिवन सेल्स इज 1,20,000, अगर सेल्स 1,20,000 है, ग्रोस प्रॉफिट 30,000 है, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो क्या होगी, देखिए ग्रोस प्रॉफिट रेशो क्या होगी इस केस में, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 30,000, ठीक है, सेल्स कितनी है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 25%, राइट, 25% बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, वट विल बी द ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा अगर टोटल सेल है जो वो 2,60,000 है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो वो हमारी 2 लाख है एंड सेल्स रिटर्न 10,000 है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसमें से हमने क्या किया था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया था, राइट। तो पहले तो हम सेल्स को ही फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो सेल्स है, टोटल सेल 2,60,000 है और उसमें से सेल्स रिटर्न है जो 10,000। ठीक है, टोटल सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो सेल्स है जो वो हमारी आ जाएगी 2,50,000, राइट। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दी हुई है हमें, 2 लाख दी हुई है, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2 लाख। तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है जो वो कितना आ जाएगा, 2,50,000 तो सेल्स थी माइनस 2 लाख हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रोस प्रॉफिट आ गया 50,000। ठीक है, तो अब ग्रोस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करेंगे अगर, तो रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, ग्रोस प्रॉफिट 50,000 डिवाइड बाय सेल्स 2,50,000, राइट। 2,50,000 इंटू 100 कितना आ गया ये, 20% आ जाएगा। क्लियर, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 20%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। इफ सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% अबव द कॉस्ट, द ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज। अगर किसी चीज़ का प्राइस हम 25% कॉस्ट से ज़्यादा फिक्स कर दें तो ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा। देखिए हम किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस कैसे लेते हैं, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक चीज़ है उसकी कॉस्ट 100 है, ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस हमने कितना फिक्स किया है, 25% अबव द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का 25% ज़्यादा, मतलब 25 प्रॉफिट हो गया। तो सेल्स कितनी, सेल्स प्राइस कितना हो गया उसका, 125। यही इक्वेशन बनी है, राइट। तो ये जो 25 है ये क्या हो गया, ग्रोस प्रॉफिट हो गया, और ये 125 है वो क्या होगी, सेल वैल्यू होगी। तो हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, राइट। तो जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20%। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रोस प्रॉफिट रेशो शुड बी एडिक्वेट टू कवर। ग्रोस प्रॉफिट रेशो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो इनमें से किस को कवर कर सके। तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस को भी कवर करती होनी चाहिए, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी कवर करे, बिल्कुल। एंड डिविडेंड को भी कवर करे, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस। जब हम फंड फ्लो एनालिसिस, ठीक है, का प्रोसेस करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, तो उसका आंसर है स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज उसने पूछा है कि उसके प्रोसेस में, ठीक है, फंड फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज सेम थिंग, राइट। उसके प्रोसेस में कौन से स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, तो किसको प्रिपेयर करते हैं, स्केड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट्स। उसने क्या बोला है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम एक तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और 2 ईयर्स की बैलेंस शीट चाहिए, ठीक है। जैसे एक 2013 की होगी, एक 2014 की, या फिर एक 2020 की होगी, एक 2021 की, राइट। तो इसका सही आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है Which of the following rules stand true while preparation of schedule of changes in working capital। जब हम schedule of changes in working capital को प्रिपेयर करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो ट्रू होगी। ऑप्शंस हैं एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल से बात है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियस है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, राइट। तो सेम है जो वो करंट लाइबिलिटीज़ के केस में उल्ट हो जाएगा। अगर करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसने क्या बोला यहाँ पे, एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्या वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो क्या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो वर्किंग कैपिटल है जो वो डिक्रीज होगी, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्या वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी? नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। इफ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मैंशनड इन द क्वेश्चन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का, उसमें रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मैंशन है, ठीक है, तो उसे हम कहाँ पे शो करेंगे? ऑप्शंस है इन द स्केड्यूल बाय डिडक्टिंग फ्रॉम टोटल डेटर्स अंडर करंट एसेट, या हम क्या करेंगे डेटर्स में से करंट एसेट साइड में हम टोटल डेटर्स में से माइनस करके लिख देंगे, लिख सकते हैं ऐसे भी, या फिर इन द स्केड्यूल सेपरेटली अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल लाइबिलिटीज़, या फिर जो कैपिटल लाइबिलिटीज़ हैं हेडिंग, ठीक है, लाइबिलिटी साइड हम उसे हम सेपरेटली शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज। फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम और किस किस नाम से जानते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्लो, बिल्कुल। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये भी ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,50,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है हमें 2,50,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 40,000। उसके बाद उसने क्या दिया है? एन ओल्ड मशीनरी ब्रॉट फॉर ₹50,000। ठीक है, एक ओल्ड मशीनरी है जो हमने कितने की खरीदी? 50,000 की खरीदी और उसे 20,000 में बेच दिया। तो कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसमें हमने क्या करना है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 2,50,000। ठीक है, ऐड कर देंगे हम इसमें, ऐड क्या करेंगे इसमें? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्लियर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है जो, वो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 30,000। तो कितना आ गया? 2,80,000। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो जाएगा इस केस में? 2,80,000। अगर इसमें लॉस की जगह प्रॉफिट दिया होता, ठीक है, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी होता कि मशीनरी 50,000 की है और हमने 80,000 की बेची है, ठीक है, इसमें क्या था कि मशीनरी 50,000 की खरीद के 20,000 की बेची है, 30,000 लॉस हो रहा है। अगर मशीनरी है जो वो 50,000 की खरीद के वो 80,000 में बेचता, मतलब 30,000 प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट के केस में हम क्या करते? इसमें से ये माइनस कर देते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं? इशू बोनस शेयर, नहीं, क्योंकि जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो हमें कोई फंड्स रेज नहीं होते, क्योंकि बोनस शेयर तो हम अपने कैपिटल रिजर्व्स में से, ठीक है, तो फ्री में इशू करते हैं। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, हमने क्या किया? शेयर्स इशू किए। एक साइड तो हमारी जो एक साइड तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई और दूसरी साइड हमारे फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई फ्लो ऑफ फंड्स नहीं हो रहा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनको ही शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जो डिबेंचर्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म में आते हैं और जो शेयर्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल में आते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू शेयर्स। ठीक है, लोन को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। देखिए, फ्लो ऑफ फंड्स कब होता है? जब एक तो करंट एसेट्स, ठीक है, या करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड हो एक साइड, ठीक है, और एक साइड फिक्स एसेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड हो। ठीक है, अगर जैसे मैं बोल दूँ कि हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी है 50,000 की, ठीक है, चाहे इसमें दोनों एसेट साइड इंक्लूड है। देखिए, मशीनरी मतलब फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं 50,000 के, और करंट एसेट्स हैं जो वो 50,000 के वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, कैश डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लो फंड हो रहा है, क्योंकि एक करंट इंक्लूड है और एक फिक्स्ड इंक्लूड है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि मैंने जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं उनको 1,00,000 रुपीज़ पे कर दिए, क्रेडिटर्स को 1,00,000 रुपीज़ पे कर दिए। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटी होती हैं।
रुपीज़ पे किया मतलब कैश पे किया, तो कैश क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। ठीक है, तो एक साइड करंट लाइबिलिटी इंक्लूड है और एक साइड करंट एसेट इंक्लूड है, तो यहाँ पे फ्लो फंड नहीं है। नेक्स्ट है द शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड स्टूड एट ₹20 लाख। शेयर कैपिटल है जो वो ए लिमिटेड की कितनी है, 20 लाख है। एंड ₹26 लाख इन 2014। देखिए 2013 में उनकी कैपिटल है 20 लाख और 2014 में उनकी कैपिटल बढ़ के कितनी होगी, 26 लाख होगी। ठीक है, एज पर रिकॉर्ड्स द कंपनी बोट एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी। रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्या है, कंपनी ने किसी और कंपनी के एसेट्स खरीद लिए 6 लाख के। ठीक है, और पेमेंट फुली की है शेयर्स में। तो जो एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है, उस एसेट्स में क्या है, 2 लाख की तो गुडविल होगी। अब देखो गुडविल आ जाती है फिक्स एसेट्स के अंदर, राइट। मशीनरी फिक्स एसेट्स के अंदर आ गई। उसके बाद स्टॉक लिया वो उन्होंने 2,16,400 का स्टॉक आ गया करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो उसने पूछा है व्हाट इज़ अ फंड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। तो पहले तो इधर हम ले लेते हैं लाइबिलिटी साइड, इधर हम ले लेते हैं एसेट साइड। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में क्या है, 6 लाख इंक्रीज हो गया बिकॉज उन्होंने कैपिटल इशू किया है, राइट, शेयर्स इशू किए 6 लाख के। तो इधर एसेट साइड में एक तो हमारी गुडविल होगी, राइट, 2 लाख की तो गुडविल होगी और उसके बाद मशीनरी होगी। ठीक है, 1,83,600 की, और एक स्टॉक हो गया 2,16,400 का। तो इसमें देखिए जो गुडविल और जो मशीनरी है वो फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, और जो स्टॉक है वो क्या है, करंट एसेट है। ठीक है, तो जो फ्लो फंड है मैंने क्या बताया था कि एक एस्पेक्ट है जो वो करंट इंक्लूड होना चाहिए और एक नॉन करंट। तो ये जो कैपिटल है वो नॉन करंट है और इधर एसेट्स में से जो स्टॉक है वो करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो फंड्स कितना हो रहा है, 2,16,400 का। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है डिबेंचर्स आर ₹2,50,000 and ₹3,50,000 इन द बैलेंस शीट ऑफ 2013 एंड 2014। ठीक है, जो 2013 की बैलेंस शीट थी तब डिबेंचर थे 2,50,000 के, और जो 2014 की बैलेंस शीट थी तब थे डिबेंचर 3,50,000 के। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, 1,000 ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच वर इशूड एट पार इन 2014। ठीक है, ये कैसे बढ़े हैं, उसने क्या बोला है कि 1,000 डिबेंचर्स है जो 100 रुपये के हिसाब से उसने 2014 में इशू किए, ऑफ विच 400 डिबेंचर वर इशूड टू ए सप्लायर फॉर द परचेज ऑफ ए मशीन। जिसमें से 400 डिबेंचर हैं जो, ठीक है, हमने किसी सप्लायर को इशू किए थे क्योंकि हमने कोई मशीनरी है जो वो परचेज की थी। ठीक है, तो इसने पूछा यहाँ पे कि डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द पर्पज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से हमने कितने के डिबेंचर इशू किए हैं। देखिए 2013 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2014। क्लियर, 2013 में उसके डिबेंचर थे 2,50,000 के। ठीक है, 2,50,000 के। 2014 में उसके डिबेंचर कितने थे, 3,50,000 के। ठीक है, 2014 में कितने थे, 3,50,000 के, मतलब 1 लाख के डिबेंचर है जो वो इंक्रीज़ हुए हैं। क्लियर, अब उसके बाद उसने क्या बोला कि जो 1 लाख के डिबेंचर इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, जो 1 लाख के डिबेंचर इशू हुए हैं, इसमें से 400 डिबेंचर है जो 400 डिबेंचर मतलब 400 × 100 मतलब 40,000 के डिबेंचर तो हमने मशीनरी के बदले इशू किए हैं। मतलब कितने डिबेंचर बच गए बाकी के, 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 डिबेंचर बच गए। ठीक है, 60,000 डिबेंचर हमने पब्लिक को इशू किए हैं कैश के लिए। तो फ्लो फंड्स कितना हुआ इस केस में, 60,000। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। इन द बैलेंस शीट ऑफ प्रवीण फॉर 2013 एंड 2014 4% डिबेंचर्स आर 5 लाख एंड ₹4 लाख। ठीक है, जो बैलेंस शीट है प्रवीण की 2013 की उसमें 4% डिबेंचर हैं 5 लाख के, और जो 2014 की बैलेंस शीट है उसमें डिबेंचर्स कितने के हैं, 4 लाख के। मतलब पहले 5 लाख के थे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें कितने हैं, 4 लाख के, मतलब 1 लाख के हम कह सकते हैं कि रिडम्पशन होगी, है ना। उसके बाद उसने क्या बोला है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन 2013 इज नील। जब हमने 2013 में डिबेंचर्स को रिडीम किया तो उस पर प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, और जब 2014 में हमने रिडीम किया है, ठीक है, तो रिडम्पशन पे प्रॉफिट कितना है, 4,000 है, राइट। देन वो बोल रहा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिडम्पशन फॉर द पर्पज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अमाउंट है जो वो रिडम्पशन की कितनी होगी।
ठीक है। अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, कि इधर जो डिबेंचर है मेरे 5 लाख के थे, ठीक है, अब डिबेंचर कितने हैं, 4 लाख के डिबेंचर्स हैं, राइट। पहले 5 लाख के डिबेंचर थे, अब है 4 लाख के डिबेंचर्स हैं। अगर उस पर 4,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 4,000 उस पर प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 1 मिनट, अगर उस पर 4,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो डिबेंचर्स हैं जो वो हमने कितने के रिडीम किए, तो डिबेंचर्स एट द एंड हमने कितने के रिडीम किए, 5 लाख में से हम 4,04,000 माइनस कर देंगे, दैट इज़ 96,000। तो जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 96,000 आ जाएगी। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी एट कॉस्ट हैज़ बीन ₹20,000। जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एट कॉस्ट 2013 में उसका बैलेंस है 20,000, ठीक है, और 2014 में उसका बैलेंस है 17,000। उसके बाद उसने क्या बोला है, द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ₹2,000 इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 2,000 का अगर हमने प्रॉपर्टी सेल किया है, उस पर 2,000 हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट हमने क्या किया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। न्यू प्रॉपर्टी हमने खरीदी 2014 में 5,000 की, तो उसने बोला है कि सेल निकालनी है हमने, कि हमने कितने की सेल किया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने बनाना पड़ेगा प्रॉपर्टी अकाउंट, ठीक है, प्रॉपर्टी अकाउंट। तो प्रॉपर्टी अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब जो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना प्रॉपर्टी का 20,000 जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 17,000। उसके बाद है द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है 2,000 का। उसके बाद उसने पूछा है न्यू प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 5,000, 5,000 की उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, तो वो भी इधर आ जाएगी टू परचेज 5,000। उसके बाद हम बैलेंसिंग कर देंगे और इधर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, सेल वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। तो ये कितना हो गया देखिए, टोटल 20 और 2 22 और 5 27,000, और इधर कितना है 17,000। तो 27,000 में से 17,000 माइनस कर देंगे तो सेल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10,000 आ गई, क्लियर। तो सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000, और दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। बैलेंस शीट ऑफ राम एट एंड ऑफ 2013 एंड 2014, ठीक है, 2013 एंड 2014 की दी हुई है। डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो राम ने इन्वेस्टमेंट की हुई है 2013 में 2,000 एंड 2014 की कितनी शो कर रहा है, 3,000 शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है ₹100 एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैज़ बिन क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ₹100 है जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है जो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। तो डिटरमाइन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमें क्या शो करना है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट शो करनी है कि हमने कितने की परचेज की है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे, क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे। तो ऐसे ही टू बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब बिगिनिंग बैलेंस 2,000, ठीक है, और इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है 3,000। तो इसने यहाँ पे क्या दिया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ना, तो ये इधर आ जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या जाएगी, परचेज निकल के आ जाएगी, ये था 2,000, ठीक है। तो ये कितना होगा टोटल 3,100, 3,100 में से इधर वाली साइड हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ गई परचेज है जो वो 1,100 की, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। द बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एट कॉस्ट एट द एंड ऑफ 2013 एंड 2014 वर, ठीक है, वाई लिमिटेड है जो उसके फिक्स एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है 2013 का 5,70,800 और 2014 क्या दिए हुए 6,15,300। ड्यूरिंग द ईयर 2014 ए मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 वॉज सोल्ड, ठीक है, 60,000 की मशीनरी हमने 2014 में बेच दी। तो हमने परचेज शो करनी है कि परचेज कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम वही सेम मशीनरी अकाउंट बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया है, ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब जितनी मशीनरी बिगिनिंग में थी, कितनी थी बिगिनिंग में 5,70,800 की, ठीक है। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन जो एट द एंड ऑफ द ईयर उसका बैलेंस है कितना है 6,15,300 है।
ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर 2014 ए मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 वॉज सोल्ड, 60,000 की मशीनरी हमने बेच दी, मतलब बाय सेल, सेल वैल्यू दी हुई है हमने कि 60,000 की मशीनरी हमने बेच दी। ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास मशीनरी थी जो 5,70,800 की थी। ठीक है। हमने उसमें से 60,000 की बेच दी, फिर भी हमारे पास 6,15,300 के, मतलब पहले कम थी, बेच भी दी बीच में से, फिर भी हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर ज़्यादा है। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ परचेज़ किया है। ठीक है। तो जो बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। ठीक है। तो 6,15,300 में 60,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6,75,300। ठीक है। 6,75,300 में से अगर हम 5,70,800 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, आई थिंक करीब 1,04,500 आ जाएगा। ठीक है। 1,04,500, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। ठीक है। अब हमने ये देखना है इसमें कहाँ पे हमारा फंड है जो वो यूज़ हो रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल। बिल्कुल, जब हम शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं मतलब हमारा फंड है जो वो जा रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी हमारे फंड्स है जो वो यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो भी हमारे फंड्स का यूज़ हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसको हम इनमें से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चंस हैं, सॉरी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इसको ट्रीट करेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ट्रीट नहीं करते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। देखो जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जिसको हम खरीदते बेचते रहते हैं, है ना, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। तो अब यहाँ पे दिए ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। अगर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, नहीं तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज ट्रीटेड एज, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए करंट लाइबिलिटी, यस बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट है एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यस फंड फ्लो स्टेटमेंट पे हम उसे एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी ट्रीट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इधर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है जो वो किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। क्लियर। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड बी ट्रीटेड एज, तो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम कैसे शो करते हैं। आपने देखा होगा जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दी हुई है उसे हम क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर में, राइट, क्योंकि हम उसे एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो वो ट्रू है। इफ़ द अमाउंट ऑफ गुडविल इंक्रीज ड्यूरिंग करंट ईयर, अगर अमाउंट है जो वो गुडविल की इंक्रीज हो रही है तो जो डिफरेंस है, ठीक है, उसे हम परचेज ऑफ गुडविल मानेंगे, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या है, जैसे 2013 के एंड में गुडविल है वो 10 लाख की थी, ठीक है, और जो 2014 की बैलेंस शीट है उसमें गुडविल की वैल्यू है 12 लाख, ठीक है, कितनी है 12 लाख। तो ये जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसने ये पूछा है कि ये जो इंक्रीज है क्या हम उसे परचेज ऑफ गुडविल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। उसने उसके बाद बोला इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विल डिक्रीज, अच्छा अगर जो वैल्यू है वो 12 लाख से 10 लाख हो जाती है, मान लो यहाँ पे 2014 होता और यहाँ पे 13 होता, वैल्यू 12 लाख से 10 लाख हो जाती, तो क्या हम उसे क्या मानते, इसे हम मानते कि हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। क्लियर, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 136, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000 एंड 9,000। उसके बाद उसने बोला है इट इज़
स्टेटेड इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है दैट ए लॉस ऑफ 1000 हैज़ बीन रिटन ऑफ इन जनरल रिजर्व। ठीक है, 1000 का जो लॉस है वो जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया है। देन उसने बोला इन सच ए केस डिक्लाइन इन रिजर्व। तो इससे क्या हुआ, जब हमने लॉस है जो उसको राइट ऑफ किया, उससे डिक्लाइन हो गया जनरल रिजर्व में, राइट। जो डिक्लाइन है जनरल रिजर्व में, ठीक है, उसके बाद डिक्लाइन इन रिजर्व एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हम वो डिक्लाइन को और उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो हम उससे एडजस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। फॉल्स। नेक्स्ट है 137, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो इज क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो कैश फ्लो है वो किस में क्लासीफाई किया जा सकता है? तो हमें पता ही है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसे हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये 2 है, ये भी गलत है, सॉरी ये 2 हैं, ये भी गलत है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट में दिया इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट दिया ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम और किस नाम से जानते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज हुआ है कैश बेसिस पे, यही देखते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशंस इन कैश। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है? एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं कि हमारी कैश पोजीशन क्या है। शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग, बिल्कुल हम शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, परचेज सेल की। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को देख लेते हैं कि हमारी लिक्विडिटी कितनी है। कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शोन इन। ठीक है, जो इंटरेस्ट है, आइटम ऑफ इंटरेस्ट, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ पे शो करते हैं? तो इसने क्या दिया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो आइटम ऑफ इंटरेस्ट है वो हम कहाँ पे शो करते हैं? फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। देखिए, जब तो इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, ठीक है, जब हमें इंटरेस्ट है जो वो रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, राइट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम किधर शो करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्यों? क्योंकि जब हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे किसी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और हमें उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, राइट, इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसे हम कहाँ पे शो करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे शो करेंगे। और जब हम कहीं इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जैसे हमने कोई लोन लिया है, बैंक से कोई लोन लिया है, या हमने कोई डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट। तो जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उसे हम कहाँ पे ट्रीट करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंट, ऑब्वियस है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो फॉल्स है? उसने बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज में हेल्पफुल है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल है। एक्सटर्नल पर्सन हैं, जैसे कोई बैंकर है ना, तो वो एनालाइज करके देख सकते हैं हमारी कैश पोजीशन को, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो होगा, एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो ये भी ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है जो वो फॉल्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो वो ट्रू है? ऑप्शंस हैं कैश फ्लो रिवील ओनली द इनफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो सिर्फ इनफ्लो ऑफ कैश रिवील करती है? नहीं, इसमें हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों रिवील किए जाते हैं, राइट।
तो उस नेक्स्ट है कैश फ्लो रिवील ओनली द आउटफ्लो ऑफ कैश, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है कैश फ्लो इज ए सब्सटीट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट, क्या ये इनकम स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट है? नहीं, ये इनकम स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो ये ठीक है बिकॉज इसने क्या बोला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली डी। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन डैश वाइल फंड फ्लो स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज डैश, तो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो वो किसके ऊपर बेस्ड है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है, राइट। वाइल फंड फ्लो स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली इन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है जो, ठीक है, उसको सेपरेटली कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में या फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हम एक ही स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम 3 एक्टिविटीज़ क्लासीफाई करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसमें तो ये नहीं आता, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, तो आ जाएगा इसका आंसर फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडीड कोजेज ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के कोजेज हैं जो, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये हम किस में देखते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट है डैश रिकंसाइल द ओपनिंग कैश बैलेंस विद क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ ए गिवन पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। हम कौन सी स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में या फंड फ्लो स्टेटमेंट में, कौन सी स्टेटमेंट में देखते हैं, रिकंसाइल करते हैं ओपनिंग बैलेंस को और क्लोजिंग बैलेंस को, किसके बेसिस पे, इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे, कि कितना कैश इंक्रीज हो रहा है, कितना कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो किस में करते हैं हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो वो ज़्यादा यूजफुल है शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग के लिए, बिल्कुल ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ मोर यूजफुल इन प्लानिंग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बिल्कुल ठीक है। देखिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल है, और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है डिस्क्लोज द पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी इन बेटर वे, बिल्कुल, क्योंकि लिक्विडिटी हमारी कैश से रिलेटेड होती है, राइट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश की पोजीशन शो करते हैं कि कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो वो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन को बेटर वे से शो कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों स्टेटमेंट से ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश have accepted cash flow statement is more useful than fund flow statement particularly from view of analysis of liquidity of a firm, ठीक है। किसने एक्सेप्ट किया है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट से ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली, ठीक है, अगर हमें किसी फर्म की लिक्विडिटी देखनी है। तो ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, FASB अमेरिका, या सेबी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी ने ये माना है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट से ज़्यादा बेटर है इन द अगर हमें लिक्विडिटी पोजीशन को शो करना है। क्लियर। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम किससे प्रिपेयर करते हैं, ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है तब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चाहिए, ठीक है, बैलेंस शीट भी चाहिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, उसके बाद ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी चली गई क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।